बबलू हाथी सुबह सवेरे अकेले वन में टहलने के लिए निकला। वह अपने ही धुन में चला जा रहा था। लगता था उसके दिमाग में कोई उलझन है जिसे वह सुलझाने की कोशिश कर रहा था। सड़क पर आगे बढ़ते ही उसके सामने चीकू खरगोश भागा। बबलू का पैर उसके ऊपर पड़ने ही वाला था कि चीकू जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर बबलू ने अपना पैर पीछे खींच लिया। कहाँ खोए हो बबलू भाई? कहीं नहीं, बस कुछ ऐसे ही सोच रहा था। किस बारे में? तुम जानकर क्या करोगे? शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तुम तो जानते हो आजकल वन में कितनी चोरियां हो रही हैं, पर चोर का कोई अता पता ही नहीं है। इस बात को लेकर वन के सारे प्राणी चिंतित थे। वे वहाँ खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। अरे चीकू भाई, हम मजबूर हैं। हम चोर को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। वह बहुत चालाक है और अपने काम को बड़ी कुशलता से अंजाम दे रहा है। कहीं कोई सबूत ही नहीं छोड़ रहा। हमारे राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित हैं। यही कारण है कि हम सब इस बारे में सोच रहे हैं। अब तुम मेरी इसमें क्या मदद कर सकते हो? मैं कुछ सोचता हूँ, हो सकता है मुझे कोई उपाय सूझ जाए। प्रयास करने में कोई हर्ज तो नहीं है। तुम ठीक कहते हो चीकू, लेकिन वन के गुप्तचर भी अभी तक इसका कोई हल नहीं निकाल सके। इतना कहकर वे चुप हो गए। बबलू की बातों ने चीकू को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। चीकू को उदास देखकर बबलू बोला, तुम अपना मन छोटा मत करो। मुझे अच्छा लगा कि तुमने मेरी परेशानी को समझा। कभी मैं भी इस वन के लिए गुप्तचर का काम करता था। एक बार मेरी टांग टूट जाने से मेरे अंदर फुर्ती नहीं रही। तब से मैंने यह काम छोड़ दिया। चीकू, तुम चाहो तो यह काम दोबारा कर सकते हो। वन के प्राणी ज्यादातर दिन में भोजन की तलाश करते हैं, वे रात को आराम करते हैं। तुम दिन रात दोनों में ही भोजन की तलाश में निकल सकते हो सकता है रात को तुम्हें कुछ ऐसी बातों का पता चल जाए जो हमारे काम की हो। हाँ बबलू, तुम ठीक कहते हो। मैं आज रात को वन में घूम कर इस बात का पता करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बातें करके चीकू अपने बिल की ओर बढ़ गया और बबलू अपने रास्ते चला गया। चीकू के दिमाग में अभी तक बबलू की कही बातें घूम रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह बबलू की मदद कैसे करे। दिन भर वह उसी उधेड़-बुन में लगा रहा। शाम होते ही चीकू कुछ सोचने लगा और वह चुपचाप बिल से बाहर निकल आया। चीकू की पत्नी ने देखा तो बोली, इस समय कहाँ जा रहे हो? बाहर खतरा है। खतरा तो सुबह भी रहता है, लेकिन खतरों से डर कर हम भूखे तो नहीं मर सकते। मैं बाहर घूम कर आता हूँ। इतना कहकर चीकू रात को बिल से बाहर निकल आया। कुछ दूर जाकर उसकी नजर बंकू उल्लू पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर था। वह पेड़ की डाल पर बैठा अपनी गर्दन चारों तरफ घुमा रहा था। वह तेजी से पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल पर उड़ रहा था। बंकू की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। कुछ सोचकर चीकू पेड़ के पीछे से बाहर निकलकर थोड़ी खुली जगह पर आ गया और वहां से बंकू उल्लू को देखने लगा। बंकू ने चीकू को अंधेरे में भी देख लिया, पर उसने उसमें कोई उत्सुकता नहीं दिखाई और अपनी गर्दन चारों ओर घुमाता रहा। चीकू बड़ी देर तक बंकू की हरकतों पर नजर रखे रहा। वह थोड़ी देर तक खुले मैदान में खड़ा रहा, पर बंकू ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उसने महसूस किया कि बंकू के आसपास चमकू चमगादड़ भी मंडरा रहा था। कुछ देर वन में घूमने के बाद चीकू अपने बिल में लौट आया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगली सुबह बबलू उसी रास्ते में जा रहा था। रास्ते में चीकू उसका इंतजार कर रहा था। आज बड़ी जल्दी आ गए बबलू। हाँ, आजकल मुझे चिंता की वजह से नींद नहीं आती। कोई नई खबर है क्या? यकीन से तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं तुम्हें ऐसे प्राणी का नाम बता सकता हूँ जो शायद चोरों की मदद कर रहा है। कौन है वो? बंकू उल्लू। इतना कहकर चीकू ने रात की घटना उसे ज्यों की त्यों सुना दी। इसे सुनकर बबलू का माथा ठनका। बबलू की आंखें चौंधिया गई। तुम ठीक कह रहे हो। मुझे आज रात बंकू और चमकू पर नजर रखनी होगी। इतना कहकर वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बबलू रात को अपने साथियों के साथ बंकू पर नजर गड़ाए रहा। उसकी संदिग्ध गतिविधियों को देखकर बबलू ने उसे उसके साथियों चंकी और संकी लोमड़ के साथ पकड़ लिया। बबलू ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। तुम इस समय बंकू चमकू के साथ क्या कर रहे हो? हम चारों दोस्त हैं, इसलिए साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। चमगादड़ और उल्लू की दोस्ती तो समझ में आती है, पर लोमड़ के साथ दोस्ती कैसे हो सकती है? सख्ती से पूछने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी चोरियों के बारे में बताया जो उन्होंने कुछ दिन पहले वन में की थी। बबलू ने उनके चोरी का सारा सामान भी बरामद कर लिया। बंकू और चमकू को अभी तक समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतनी आसानी से कैसे पकड़ में आ गई। मीरपुर नाम के शहर में तेजस अपनी पत्नी नीरू के साथ रहता था।
पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते थे। एक दिन तेजस गांव अपनी माँ के पास फोन करता है। हेलो, प्रणाम माँ। जीते रहो माँ, तुम दादी बनने वाली हो। अरे वाह, ठीक है बेटा, मैं कल ही आती हूँ। जब माँ जी शहर पहुंची तो बेटे बहू ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। लीजिए माँ जी चाय। अरे गर्मा गर्म पकोड़े ले आओ माँ के लिए। नीरू रसोई में गई और 2 मिनट में ही पकोड़े ले आई। जी ये लीजिए। बहू जादू से बनाए हैं क्या? अभी तो रसोई में गई थी। यम्मी। माँ जी, शीला रसोई में पकोड़े तल रही है, मैं बस लेकर आई। हे भगवान, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तूने। अब तो गंगा जल से शुद्धिकरण करना होगा। दूसरे दिन, माँ जी मैंने नाश्ता बना दिया है, ऑफिस जा रही हूँ। पर अभी तो घर का सारा काम पड़ा है। शीला आती ही होगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो सब कर लेगी। हमारे जमाने में घर का सारा काम हम ही करते थे। जी माँ जी, आप बहुत होशियार हैं, मैं घर ऑफिस दोनों नहीं संभाल पाती। तो जरूरत क्या है घर से बाहर जाकर चाकरी करने की? वैसे भी घर का काम खुद करने से घर में बरकत आती है, समझी? पर माँ जी। पर वर कुछ नहीं, इस महीने की पगार मिले फिर ऑफिस बंद है। हाँ। रात को नीरू तेजस से कहती है, सुनिए जी, माँ जी बोल रही थी कि मैं नौकरी छोड़ दूं। वैसे ठीक ही तो है, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। फिर भी आराम कहाँ, शीला को छुड़ाने के लिए बोल रही थी। तो अब 24 घंटे में इतना काम तो कर ही सकती हो। पर जॉब पसंद है मुझे, घर पर मन नहीं लगेगा। अगले दिन जब दोनों ऑफिस के लिए निकल रहे थे, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है इस घर में। माँ जी, आजकल महंगाई बहुत है, रहन सहन भी बदल गया है, दोनों नौकरी करते हैं तभी ठीक रहता है। अच्छा, तू कहना क्या चाहती है? मेरा बेटा तुझे बिठा के खिला नहीं सकता? तू ही इस घर का खर्च चला रही है, हैं? नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मतलब खूब समझती हूँ, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए मैंने। हाँ। अब तो ये रोज का काम हो गया था। तेजस भी रोज की झिकझिक से परेशान हो गया था। एक दिन उसने कहा, नीरू, वैसे भी तुम्हें मैटरनिटी लीव मिलने वाली है, तो अभी से ही छुट्टी ले लो। पर क्या, मेरी सैलरी अच्छी खासी है। आखिर नीरू ने रिजाइन कर दिया। जब बच्चा हुआ तो घर में सब बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद तेजस फाइल देख रहा था। क्या हुआ तेजस, कुछ परेशान लग रहे हो? अब हाँ, वो हमारी जितनी सेविंग्स थी वो तो हॉस्पिटल में और छठी के फंक्शन में खत्म हो गई है नीरू। और अभी वैसे मंदी चल रही है तो मैं बोल रही थी कल मुन्ना को हेपेटाइटिस का टीका लगवाना है। नीरू, क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अब तेजस को समझ में आ रहा था कि उससे गलती हुई है। पैसों की कमी का असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। अगले दिन, बेटा मेरा चश्मा और ये दवाइयाँ ले आना, पर्चा देते हुए माँ जी ने कहा। जी। तेजस, मुन्ना के लिए दूध का डिब्बा और डायपर भी ले आना, और ये किराने के सामान की लिस्ट है, इसे भी लाना है। तेजस गुस्से में लिस्ट मरोड़कर फेंकता है और चिल्लाता है, पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? ये ले आना, वो ले आना। अरे पर ये जरूरत का सामान ही है। वो गुस्से में बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। अरे लंच तो ले जाइए। जादुई तोता। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था।
उस परिवार में रामू और उसकी बीवी सीता उसके बेटे चिंटू के साथ रहते थे। उसी गांव में एक तोता भी रहता था। उसका नाम था रघु। वो किस्मत का धनी था। जहां भी जाता वहां किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ती थी। एक दिन रघु उड़ते उड़ते उस गरीब परिवार के घर गया। रघु सोचता है, अरे वाह, लगता है यहाँ आज बहुत अच्छा खाना मिलेगा। मैं पेट भर के खाऊंगा। वो एक कटोरी में रखे अमरूद देखता है। अरे वाह, अमरूद, मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैं तो इसे पेट भर के खाऊंगा। रघु तोता अमरूद खाने ही लगता है। तभी सीता रघु को अमरूद खाते देखती है तो गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से भगा देती है। भाग यहाँ से, न जाने कहां से आ जाते हैं। मैं तो परेशान हो गई हूं इनसे। सीता के भगाने के बाद रघु चुपचाप से एक कोने में रहता है। धीरे धीरे उस परिवार की बरकत होने लगती है। एक दिन रामू और सीता खाना खाते वक्त बातें करते हैं। आजकल हमारी बहुत तरक्की हो रही है, काम भी अच्छा चल रहा है। रामू कहता है। इस पर सीता कहती है, सच कहा, भगवान हमेशा ऐसे ही हम पर मेहरबान रहे। बेटा चिंटू भी कहता है, पिताजी, मुझे खिलौना लेके दो ना, मेरे सभी दोस्तों के पास है। रामू कहता है, ठीक है, जरूर लाऊंगा। सीता कहती है, कितने खुश है सब, मेरे परिवार को किसी की नजर ना लगे। एक तरफ ऐसी बातें होती हैं तो दूसरी तरफ रसोई में रघु तोता भी अमरूद खाते रहता है। मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया, अमरूद खाया, मजा आया। तभी सीता रसोई में आती है और रघु तोते को अमरूद खाते देख बहुत गुस्सा होती है। सीता रघु को बाहर निकालने के लिए पिंजरे में अमरूद रखती है। रघु जब अमरूद खाने लगता है तो पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वो उसमें फंस जाता है। मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ। अगले दिन सीता पिंजरा उठाकर बाहर दूर उस रघु को छोड़ देती है। रघु के जाते ही उनके घर आई बरकत धीरे धीरे कम हो जाती है। उन्हें बहुत घाटा होता है। सीता कहती है, ये क्या हो रहा है, अचानक इतना कैसे बदल गया? अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। रामू कहता है, लगता है भगवान हम पर रूठ गए हैं। चिंटू भी कहता है, लगता है अब मुझे खिलौने भी नहीं मिलेंगे। और वो रोने लगता है और बाहर चला जाता है। कुछ दिन बाद रघु तोता फिर से उस घर में आता है। वापस आया, मैं वापस आया, अब मैं जमकर अमरूद खाऊंगा। रघु सीधा रसोई घर में चला जाता है और अमरूद खाने लगता है। कुछ देर बाद सीता रसोई में आती है और रघु को देख कहती है, एक तो घर में पहले से इतनी दिक्कत चल रही है और ऊपर से ये तोता मुझे और परेशान कर रहा है। सीता रघु को वहां से भगा देती है। रघु उड़कर किसी कोने में छुप जाता है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उस घर की बरकत वापस आने लगती है। काम भी अच्छे से चलने लगता है। एक रात जब रघु तोता अमरूद खाने जाता है तो पिंजरे में फंस जाता है। ये लोग आखिर चाहते क्या हैं? एक तोते को शांति से अमरूद खाने क्यों नहीं देते? मैं कौन सा चोरी कर रहा हूँ? बस अमरूद ही तो खा रहा हूँ। तभी रामू वहां आता है और पिंजरे में रघु तोते को देख उसे बाहर छोड़ देता है। ये तोता भी कितना जिद्दी है, बार बार वापस आ जाता है। जैसे ही रामू रघु को छोड़ देता है, अगले दिन से फिर से उनके घर की बरकत जाने लगती है। काम में घाटा होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। रघु तोता घर आता है तो अचानक बरकत आती है और जब रघु तोता को बाहर निकालते हैं तो बरकत चली जाती है। एक दिन सीता रघु तोते के घर आने और बाहर जाने की स्थिति पर नजर रखती है। ये तोता जब भी घर आता है तो घर में बरकत आती है और जैसे ही ये घर से बाहर जाता है तो उसी के साथ बरकत भी चली जाती है। कहीं ये जादुई तोता तो नहीं है? अगली बार जब ये तोता घर आएगा तो मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। सीता रघु का बहुत इंतजार करती है, लेकिन रघु तोता दोबारा उस घर में कभी नहीं आता।
सुकन्या और अदिति दोनों सौतेली बहनें थी। सुकन्या की माँ आशा का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके पिता मनोहर ने दूसरी शादी की और सुकन्या की सौतेली माँ सरिता के घर में आ गई। सरिता ने आते ही पूरे घर को अपने कब्जे में कर लिया। वो हमेशा सुकन्या से पहले अपनी सगी बेटी अदिति पर ध्यान देती थी। मम्मी ये देखो मेरा नया सूट, शाम के फंक्शन में ये कैसा लगेगा? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, रानी लगेगी बिल्कुल मेरी बेटी। मम्मी वो सुकन्या को क्या दोगी पहनने के लिए? वो भी तो हमारे साथ शादी में जा रही है, पहन लेगी कुछ भी जो उसका मन होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसके लिए भी नया सूट खरीदूं। वैसे भी तुम्हारे पापा का अब इतना काम नहीं बचा। मेरे लिए तुम्हें नया सूट लेकर देना जरूरी था। बहुत लोग आएंगे वहाँ, क्या पता कोई तुम्हें अमीर घर का लड़का पसंद कर ले। अरे सरिता, कभी कभी अपनी बड़ी बेटी सुकन्या के बारे में भी सोच लिया करो। वो बेचारी भी तो शादी लायक है। बस आ गए अपनी लाडली बेटी के बारे में चिंता करने। पता नहीं कौन से मनहूस दिन मेरी तुम्हारे साथ शादी हुई थी। जब से आई हूँ एक ही नाम तुम्हारे मुंह पर चढ़ा हुआ है। देखती हूँ सुकन्या सुकन्या। अरे तुम्हारी दूसरी बेटी अदिति भी कुंवारी है, वो भी तुम्हारी ही बेटी है। उसके बारे में भी कुछ सोचा करो। मैं हूँ जो पैसे जोड़ जोड़ कर अपनी बेटी को सूट दिलवाए है। अब शाम को चलने की तैयारी कर लो, बहुत बड़े बड़े लोग उस शादी में आएंगे। ये तो मेरी सहेली पुष्पा की बड़ी मेहरबानी है जो उसने हमें एक कार्ड दे दिया, वरना हम गरीबों को इस शहर में और इतनी बड़ी शादी में कौन पूछेगा। मनोहर को पता था कि सरिता का स्वभाव बहुत ही खड़ूस है, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। शाम को सब लोग शादी के लिए तैयार होते हैं। अदिति बहुत ही सुंदर सूट पहनकर तैयार होती है। सुकन्या के पास तो कपड़े ही नहीं थे। अचानक मनोहर सुकन्या के पास आता है। सुकन्या बेटी, ये ले, ये तेरी माँ की साड़ी है, तू ये पहन कर तैयार हो जा। देख कितनी सुंदर साड़ी है, मेरे संदूक में रखी थी, मैं वही ढूंढ रहा था और आज मुझे मिल गई। पिताजी ये माँ की साड़ी सचमुच, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। शुक्रिया पिताजी, आज आपने माँ की ये साड़ी देखकर मुझे बहुत खुशी दी है। हाँ बेटी, अब ये साड़ी पहनकर जल्दी से तैयार हो जा, देखना तब से सुंदर लगेगी मेरी बेटिया। सुकन्या अपनी माँ की साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। सब लोग शादी में पहुँचते हैं। सरिता जानबूझकर अदिति को ही आगे कर रही थी ताकि वहाँ लोग अदिति को ही देखें। तभी एक बहुत ही बड़े परिवार के लड़के आशीष की नजर सुकन्या पर पड़ती है। सुकन्या बिल्कुल अकेली खड़ी थी। वो लड़का उसके पास आया और उससे बात करने लगा। हेलो, मेरा नाम आशीष है और आपका? जी मेरा नाम सुकन्या है। अच्छा नाम है आपका। वैसे आप यहाँ अकेली क्यों खड़ी हैं? चलिए ना, वहाँ डांस फ्लोर पर सब लोग डांस कर रहे हैं। आशीष को सुकन्या से बात करता देख सरिता आशीष के पास आती है। सुकन्या बेटा, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं, इनके साथ अदिति डांस कर लेगी। अब हाँ, क्यों नहीं, प्लीज। मनोहर ने तो सुकन्या को बुलाया ही नहीं था। ये सब तो सरिता की चाल थी। थोड़ी देर बाद सुकन्या फिर से खड़ी थी। अदिति आशीष के साथ डांस करने लगती है। आशीष अभी भी सुकन्या की तरफ ही देख रहा था। शायद उसे सुकन्या पसंद आने लगी थी। आशीष पूरी शादी में सुकन्या से बात करने की कोशिश करता रहा, पर बार बार सरिता अदिति को बीच में लाने लगी। पर आशीष के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। एक दिन जब सुकन्या घर के काम कर रही थी तो अचानक मनोहर के साथ आशीष और उसके माता पिता आ जाते हैं। सरिता, जाकर जल्दी से चाय नाश्ते का इंतजाम करो। घनश्याम जी अपने बेटे आशीष का रिश्ता हमारी सुकन्या के लिए लेकर आए हैं। क्या सुकन्या के लिए आशीष का रिश्ता? ये कैसे हो सकता है? मनोहर की बात सुनकर सरिता चौंक जाती है। सुकन्या तो घर की झाड़ पोछ में मैले कुचैले कपड़ों में मानो ऐसी लग रही थी जैसे कीचड़ में कमल। वहीं अदिति सोफे पर आराम से बैठी थी। सब कुछ आशीष और उसके माता पिता के सामने था। सुकन्या बेटिया, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अदिति, जाओ अपनी दीदी को तैयार कर दो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसे तैयार करने की। तुम उसकी नौकर नहीं हो जो उसे तैयार करो, अपने आप हो जाएगी तैयार। ये रिश्ता उसके लिए आया है, अदिति उसकी नौकरानी नहीं है। अंदर चल रही सरिता और मनोहर की बातें थोड़ी थोड़ी आशीष और उसके माता पिता के कानों में आ रही थी, इसलिए मनोहर बाहर आ जाता है। मनोहर जी, हमारे बेटे आशीष को आपकी सुकन्या उस दिन बहुत पसंद आई थी और वैसे भी हम आशीष के लिए लड़की ढूंढ ही रहे थे, इसलिए अचानक ही आपको मैंने फोन मिला दिया। मेरी सुकन्या तो बहुत किस्मत वाली है जो आप जैसे इतने बड़े घर का रिश्ता उसके लिए आया, वरना हम तो, मैं आपको क्या ही कहूँ। घनश्याम जी, आपने सचमुच मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नहीं नहीं मनोहर जी, इंसान दिल से अमीर होता है। आपने अपनी बेटी सुकन्या को जो संस्कार दिए हैं वो किसी धन दौलत से कम नहीं। तभी सुकन्या चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। सुकन्या का रिश्ता पक्का हो जाता है। भाई साहब, हमें आपकी सुकन्या बहुत पसंद है। हम तो जल्द से जल्द शादी करके सुकन्या को अपने घर की बहू बनाकर ले जाना चाहते हैं। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए। आशीष के माता पिता के मुंह से ये बातें सुनकर मनोहर की खुशी का ठिकाना नहीं था। सुकन्या आज एक बहुत बड़े घर की बहू बनने जा रही थी। आशीष के माता पिता रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुकन्या की शादी की तारीख निकल आती है। सरिता, मैं देख रहा हूँ जब से सुकन्या की शादी पक्की हुई है तुमने सुकन्या से बात तक करना छोड़ दिया है। ये ठीक नहीं। तुम अपनी बेटी की शादी करो, मैं इस शादी में कोई हाथ नहीं लगाऊंगी। ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए था। मैं चाहती थी आशीष के साथ अपनी बेटी का रिश्ता करना, पर तुम्हारी उस सुकन्या ने सब काम खराब कर दिया। ये तुम गलत कह रही हो सरिता। सुकन्या के लिए आशीष के माता पिता खुद से रिश्ता लेकर आए हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम क्यों सौतेलापन सुकन्या के साथ रख रही हो? तुम्हें तो उसकी सगी माँ बनकर उसे विदा करना चाहिए। मैं इसलिए तुम्हें उसकी माँ बनाकर लाया था, वरना क्या? क्या कहो तो मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। बोलो।
मनोहर की बात। एक दफा का जिक्र है। सरसब्ज पहाड़ियों से घरी हुई एक छोटी सी बस्ती में दो बहन भाई रहते थे, राफी और आयशा। राफी, बड़ा भाई, अपनी चालाकी के लिए मशहूर था, मगर वो अक्सर अपनी चालाकी को शरारतों के लिए इस्तेमाल करता था। आयशा, इसकी छोटी बहन, नेक दिल थी, मगर राफी के शरारती कामों में वह आसानी से शामिल हो जाती थी। एक दिन दोपहर के वक्त जब वो अपने घर के बाग में खेल रहे थे, इन्हें एक पुराना, धूल से भरा हुआ संदूक मिला। संदूक के अंदर उन्हें एक चमकदार लकड़ी की छुड़ी मिली जिस पर प्रासरार नक्श व नुगार बने हुए थे। तजस्सुस से भरे हुए वो छुड़ी को अपनी दादी जहरा के पास ले गए। दादी जहरा की आंखें छुड़ी को देखकर पहचान से चमक उठीं। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक जादुई छुड़ी है, उन्होंने वजाहत की। ये ख्वाहिशात पूरी कर सकती है, मगर याद रखो, इसे अक्लमंदी और नेकी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसे खुद गर्जी या बेवकूफ़ी से इस्तेमाल किया गया तो ये मुश्किलात पैदा कर सकती है। जो दादी जहरा की वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए राफी ने फौरन एक बड़ी मिठाई के ढेर की ख्वाहिश की। अचानक कमरा मिठाइयों, चॉकलेट्स और केकस से भर गया। आयशा खुशी से चला उठी, मगर जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि मिठाइयाँ इतनी ज्यादा हैं कि वो खा नहीं सकते, और पूरा घर एक चपचपी जिंदगी में बदल गया। जिंदगी की परवाह किए बगैर राफी ने दूसरी ख्वाहिश की। इस बार इसने एक सुनहरी साइकिल की ख्वाहिश की। एक चमकदार सुनहरी साइकिल जाहिर हुई, मगर ये इतनी भारी थी कि चलाने में मुश्किल थी, और जैसे ही राफी ने उसे चलाने की कोशिश की, वो टूट गई। मायूस होकर इसने एक के बाद एक ख्वाहिश करना जारी रखा। हर एक ख्वाहिश का नतीजा किसी न किसी मुसीबत में निकला। आयशा, जो ये सब देख रही थी, इसे दादी जहरा की बातें याद आईं। इसने नरमी से राफी से छुड़ी ले ली और कहा, चलो इसे अक्लमंदी से इस्तेमाल करने की कोशिश करें। राफी, शायद हमें ऐसी चीज की ख्वाहिश करनी चाहिए जो दूसरों की मदद करे। राफी ने हचकचाते हुए इत्तेफाक किया। आयशा ने अपनी आंखें बंद कीं और बस्ती के खशक कनवे को ताज़ा, साफ पानी से भरने की ख्वाहिश की। जादुई छुड़ी रोशन हो गई, और जब वो कनवे की तरफ दौड़े तो उन्हें कनवा चमकते हुए पानी से भरा हुआ मिला। देहाती खुशी से झूम उठे और राफी और आयशा का शुक्रिया अदा करने लगे। उन्होंने जो खुशी बस्ती को पहुंचाई, उसको देखकर राफी ने जादुई छुड़ी की हकीकी ताकत को समझा। इसने अपनी पछली बेवकूफ़ियों के लिए आयशा और दादी जहरा से माजरत की। इस दिन के बाद राफी और आयशा ने जादुई छुड़ी को सिर्फ नेक कामों के लिए इस्तेमाल किया, जिससे उनकी बस्ती खुशहाल हो गई। किसी नन्मा अखलाक, इस कहानी से सीखने को मिलता है कि ताकत और वसाइल को अक्लमंदी और नेकी के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। खुद गर्जी या बेवकूफ़ाना अमल मुसीबत ला सकते हैं, मगर जब उन्हें दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो खुशी और खुशहाली ला सकते हैं। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।